दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 11। इसमें हम भूमिगत जल तथा हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के संबंध में जानेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन देखिए, टेरा रोसा, घोल रंध्र, जियोड या फिर डोलाइन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जियोड। देखिए दोस्तों, जियोड जो है भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। डोलाइन, घोल रंध्र और टेरारोसा भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो याद रखिएगा, टेरारोसा, घोल रंध्र और डोलाइन ये भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, जियोड नहीं है। अगला प्रश्न है कि ड्रिप स्टोन कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है हिमनद प्रदेश में, काष्ठ प्रदेश में, रेगिस्तान प्रदेश में या फिर बाढ़ के मैदान में। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, काष्ठ प्रदेश में। दोस्तों ड्रिप स्टोन काष्ठ प्रदेशों में पाए जाते हैं। शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूनायुक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहा जाता है और कंदरा की छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को स्टैक्टेलाइट और कंदरा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिप स्टोन के स्तंभ को स्टैग्लेमाइट कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ड्रिप स्टोन काष्ठ प्रदेश में पाए जाते हैं। शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूनायुक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहा जाता है। और देखिए कंदरा की छत से लटकते, ये छत है और इसकी छत से जो लटकने वाले स्तंभाकार ड्रिप स्टोन है इनको स्टैलेक्टाइट कहा जाता है, स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। और जबकि जो फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं उनको स्टैलेग्माइट कहा जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है, आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके यूगोस्लाविया, फ्रांस, मैक्सिको या फिर चीन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, यूगोस्लाविया। दोस्तों काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया जो कि वर्तमान स्लोवेनिया है वहाँ पर मिलता है। चूना पत्थरों से निर्मित स्थलाकृतियों को आमतौर पर काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं और इसका निर्माण कार्बनीकरण की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, काष्ठ मैदान किसके उदाहरण हैं। काष्ठ मैदान उदाहरण हैं, देखिए यूगोस्लाविया, पूर्वी इंग्लैंड का मैदान, डेन्यूब का मैदान या फिर फिनलैंड का मैदान। तो अभी अभी आपने जाना यूगोस्लोविया का मैदान जो है ये वर्तमान में स्लोवेनिया में मिलता है, ये काष्ठ मैदान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है। बालू का प्रस्तर क्षेत्र, चूना पत्थर क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र या जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में किसमें चट्टानों की घुलनशीलता प्रमुख है। तो सही उत्तर है चूना पत्थर क्षेत्र में। दोस्तों चट्टानों की घुलनशीलता चूना पत्थर क्षेत्र में अधिक होती है। इसका कारण धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में भूमिगत जल के प्रवेश के कारण होता है। इससे बनी स्थलाकृतियों को काष्ठ स्थलाकृतियां कहते हैं और ये नाम तत्कालीन यूगोस्लाविया, वर्तमान स्लोवेनिया के एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों के नाम पर रखा गया है। और इससे जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उनमें लैपीज, घोल रंध्र और कंदरा तथा अंधी घाटी प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, चट्टानों की घुलनशीलता जो है वो चूना पत्थर क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में कौन काष्ठ स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती है। युवाला, अंधी घाटी, सीफ टिब्बा या फिर निमग्न सकरी घाटी। तो सही उत्तर है सीफ टिब्बा। दोस्तों ये काष्ठ स्थलाकृतियों में शामिल नहीं की जाती है, जबकि युवाला, देखिए युवाला, अंधी घाटी और निमग्न सकरी घाटी काष्ठ स्थलाकृतियों में शामिल किए जाते हैं। सीफ टिब्बा के बारे में जान लीजिए। तो सीफ टिब्बा या सीफ स्तूप जिसको कहते हैं बरखान, ये बालुका स्तूप के विशिष्ट रूप हैं। बालुका स्तूप प्रायः अस्थायी और परिवर्तनशील होते हैं और सामान्यतः आगे की ओर खिसकते जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? स्टैलेक्टाइट, कंदरा स्तंभ, स्टैग्मेमाइट और डोलाइन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो ऑप्शन डी, डोलाइन। दोस्तों, डोलाइन का निर्माण भूमिगत जल की अपरदन क्रिया से होता है, जबकि इसमें आपसे पूछा गया है भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा कौन निर्मित होते हैं। तो देखिए, निक्षेपणात्मक या भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा डोलाइन नहीं निर्मित होता है, और अन्य विकल्प भूमिगत जल की निक्षेपणात्मक प्रक्रिया का परिणाम है, जबकि डोलाइन भूमिगत जल के अपरदन क्रिया का परिणाम है। दोस्तों, भूमिगत जल की अपरदन क्रिया के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उनमें लैपीज, घोलरंध्र, काष्ठ खिड़की, युवाला, पोलिये, काष्ठ प्रदेश की घाटियां, अंधी घाटी, कंदरा और गुफा हैं। भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में स्टैलेक्टाइट यानी निश्चुताश्म और स्टैग्मेमाइट यानी आस्तुचाश्म और कंदरा स्तंभ आदि हैं। तो दो हैं, भूमिगत जल की अपरदन क्रिया यानी कटाव प्रक्रिया के द्वारा लैपीज, घोलरंध्र, काष्ठ खिड़की, युवाल, पोलिये, काष्ठ प्रदेश की घाटी, अंधी घाटी, कंदरा घाटी या गुफा निर्मित होती है, और भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा स्टैलेक्टाइट, स्टैग्मेमाइट और कंदरा स्तंभ निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक रूप नहीं है? ऑप्शन है आश्चुताश्म, निश्चुताश्म, कंदरा और गुफाएं या लैपीज। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों, कंदरा और गुफा और लैपीज, ये सी और डी दोनों ही इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि लैपीज दोस्तों, लैपीज और कंदरा और गुफा दोनों ही भूमिगत जल की अपरदनात्मक प्रक्रिया का परिणाम है, निक्षेपणात्मक रूप नहीं है। तो कंदरा, गुफा और लैपीज ये दोनों ही काष्ठ स्थलाकृति के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होती है, भूमिगत जल के अपरदन क्रिया के फलस्वरूप, निक्षेपणात्मक क्रिया के फलस्वरूप नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? आश्चुताश्म, निश्चुताश्म, कंदरा और काष्ठ खिड़की। तो सही उत्तर है काष्ठ खिड़की। दोस्तों, काष्ठ खिड़की का निर्माण कैसे होता है? ये भूमिगत जल की अपरदन क्रिया के द्वारा होता है, न कि निक्षेपणात्मक क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति है? देखिए, रैंप घाटी, लटकती घाटी, जीवजेन या अंध घाटी। तो सही उत्तर है काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति अंध घाटी है। अंध घाटी या अंधी घाटी, कंदरा या गुफा, ये काष्ठ जो है जल अपरदन की फलस्वरूप ये निर्मित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है? इसमें देखिए, लैपीज है, ऑप्शन आपके दिए हैं लैपीज, प्लाया, टार्न या न्यूनाटक। तो सही उत्तर है लैपीज। दोस्तों, स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित लैपीज है। अगला प्रश्न है, आश्चुताश्म और निश्चुताश्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है किसकी? ये आसान सा प्रश्न है। देखिए, पवन, भूमिगत जल, सागरी जल या हिमानी। तो सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन बी, भूमिगत जल की निक्षेपणात्मक प्रक्रिया का परिणाम है आश्चुताश्म और निश्चुताश्म, जिसको स्टैग्मेटाइट और स्टैग्मेमाइट कहा जाता है। देखिए, चूना पत्थर स्थलाकृति में जब गुफा की छत से चूने का निक्षेप जल के साथ होता है तो गुफा की छत से जमीन की तरफ एक स्तंभ जैसी रचना होती है, जिसको स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। इसके ठीक नीचे भी फर्श से नीचे की तरफ छत की तरफ संरचना का निर्माण होता है, जिसको स्टैलेग्माइट कहा जाता है। स्टैलेग्माइट को हिंदी में आश्चुताश्म और स्टैलेक्टाइट को निश्चुताश्म कहा जाता है। ये दोनों काष्ठ भूदृश्य की आकृति हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? देखिए, काष्ठ विंडो, डोलाइन्स, लैपीज या फिर स्टैलेग्माइट। तो स्टैलेग्माइट दोस्तों, ये अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं बल्कि निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है भूमिगत जल की। अगला प्रश्न है, स्टैलेक्टाइट एक स्थलाकृति है किसकी? तो आप जानते हैं दोस्तों, स्टैलेक्टाइट किसकी? तो
तो उत्तर है काष्ठ भूदृश्य की स्थलाकृति है स्टैलेक्टाइट। और अगला प्रश्न पूछा गया है किसके तट के अनुदिश जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया उसमें काष्ठ स्थलाकृति सर्वप्रथम थी। ऑप्शन है आपके एड्रियाटिक, अराल सागर, एजियन सागर और अंडमान सागर। तो सही उत्तर ऑप्शन ए एड्रियाटिक तट। दोस्तों एड्रियाटिक तट के अनुदिश जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया उसमें काष्ठ स्थलाकृति सर्वप्रथम थी और एड्रियाटिक सागर तट या बेसिन काष्ठ स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन काष्ठ स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए एड्रियाटिक बेसिन, चिल्का झील, बैकाल झील या मोजावे मरुस्थल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रियाटिक बेसिन काष्ठ स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन एक जलवायु भू आकृति विज्ञान का लाक्षणिक स्थल रूप नहीं है। कोन काष्ठ, इंसेलबर्ग, पेडिमेंट या टार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कोन काष्ठ। देखिए काष्ठ प्रदेश में कई काकपीटों के मिल जाने से उनके मध्य अवशिष्ट शंक्वाकार कटक वाली स्थलाकृतियों को कोन काष्ठ कहा जाता है। इंसेलबर्ग, पेडिमेंट और टार जलवायु ये भू आकृति विज्ञान के लाक्षणिक स्थल रूप के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कौन एक काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक स्थल रूप है। ट्रेवर्टाइन, युवाला, धस्ती निवेशिका या फिर डोलाइन। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक स्वरूप है। तो सही उत्तर है ट्रेवर्टाइन। दोस्तों काष्ठ क्षेत्र में चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं के सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पीलियोथिम कहा जाता है। इनमें सर्वप्रथम संगठन कैल्साइट होता है। पट्टीदार काल्केरियस निक्षेप को ट्रेवर्टाइन कहा जाता है और कंदरा के मुख पर निक्षेपित ट्रेवर्टाइन के कोमल निक्षेप को ट्रफा या काल्क ट्रफा कहते हैं। इसलिए ट्रेवर्टाइन काष्ठ प्रदेश की निक्षेपात्मक स्थल रूप है, जबकि युवाला, डोलाइन और धंसरी निवेशिका काष्ठ प्रदेश की धूलन क्रिया और अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न, डोलाइन अपर्दन के किस कारक द्वारा बनाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन है हिमनद, नदी, भूमिगत जल या पवन। तो सही उत्तर है डोलाइन दोस्तों भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा स्पीलियोथिम से संबंधित है। हिमानी क्षेत्र, काष्ठ क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र या नदी घाटी क्षेत्र। तो आप जानते हैं स्पीलियोथिम दोस्तों काष्ठ क्षेत्र से संबंधित है और स्पीलियोथिम काष्ठ क्षेत्र में चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों के सम्मिलित स्वरूप को स्पीलियोथिम कहा जाता है। अगला प्रश्न है काष्ठ के अपर्दन चक्र के अंत में खड़ी अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए बोनहार्ट, इंसेलबर्ग, मोनेडनाक या हम्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हम्स कहा जाता है। दोस्तों काष्ठ के अपर्दन चक्र में अंत में खड़ी अपशिष्ट पहाड़ियों को हम्स कहा जाता है। अमेरिकी विद्वान बीदी ने चूने की चट्टान वाले भाग में अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और बीदी ने काष्ठ चक्र की 3 अवस्थाओं जैसे तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में विभक्त किया, जिसके अंतिम जीर्णावस्था में भूमिगत जलधारा पुनः सतह पर प्रकट हो जाती है, जिससे कि काष्ठ खिड़की, प्राकृतिक पुल, काष्ठ सुरंग और हम्स आदि का विकास होता है। तो काष्ठ अपर्दन चक्र के अंत में खड़ी अवशिष्ट पहाड़ियों को हम्स कहा जाता है। देखिए भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बाद आइए देखते हैं हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि शीर्ष दीवार संबंधित है किससे। सर्क, नूनाटक, टार्न या यू आकार की घाटी। तो सही उत्तर है शीर्ष दीवार सर्क से संबंधित है। देखिए दोस्तों सर्क की बेसिन के ऊपर की ओर ये लंबवत होती है और सर्क की तीव्र ढाल वाली दीवार 2000 से 3000 फीट तक ऊंची हो सकती है। सर्क का द्वितीय भाग उसकी बेसिन के रूप में होता है और सर्क नीचे की ओर जहां समाप्त होता है उसे सर्क का चौखटा कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिमनद से संबंधित स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन है एरीट, टार्न, हम या नूनाटक।
तो सही उत्तर है हम या HUM स्लोवेनिया में स्थित एक पर्वत शिखर है और शेष सभी हिमनदन यानी ग्लेशिएटेशन से संबंधित स्थलाकृतियां हैं। इसके अलावा कुछ अन्य हिमनद स्थलाकृतियां रोचेस माउंटोनीस, फ्रियार्ड्स, क्रैगआउंटेल तथा थ्रू लेक्स हैं। अगला प्रश्न है, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आकार, या दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब नीचे हिमनद के आकार की घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों गिरिपद हिमनद या पेडमेंट ग्लेशियर। देखिए, जब पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को गिरिपद हिमनद कहा जाता है और इस तरह के हिमनद प्रायः ठंडे भागों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है कि ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है, ये सही नहीं है। घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो मुख्य प्रकार के हिमनदी हैं, सही है। हिमयुग भूमि के समस्थितिक समायोजन को प्रभावित करती है, सही है। हिमनदी अवक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है, ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है कि ग्लेशियर एक बंद प्रणाली है बर्फ की, तो ये सही नहीं है क्योंकि ग्लेशियर एक बंद नहीं बल्कि खुली प्रणाली है जिसमें हिमपात और नमी से प्राप्त बर्फ आगत के रूप में होती है और इस प्रणाली से बर्फ की मात्रा पिघला जल और जलवाष्प निर्गत होती रहती हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के यू आकार की घाटी मिलती है कहाँ पर? ऑप्शन है हिमानी क्षेत्र में, प्रौढ़ नदी क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में या चूना क्षेत्र में। तो उत्तर देखिएगा दोस्तों, यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में मिलती है और पर्वतीय क्षेत्र में पहले से मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपरदन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, हेड वाल या शीर्ष दीवार निम्नलिखित स्थलाकृति में से किसका एक भाग है? सर्क, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या लटकती घाटी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्क। दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्क, जिसको हिम गह्वर कहा जाता है, ये हिमनद घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त है जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला लंबवत होता है और शीर्ष दीवार सर्क की बेसिन के ऊपर की ओर लंबवत होती है। सर्क की यह तीव्र ढाल वाली दीवार 2000 से 3000 फीट तक ऊंची हो सकती है। अगला प्रश्न है, सर्क भू आकृति को विश्व के देशों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। देश और नाम के साथ संबंधित गलत जोड़ा चुनिए। देखिए, नॉर्वे में बोटन, ये आपका सही है। जर्मनी में कारेन, सही है। स्कॉटलैंड में ओल, ये आपका सही नहीं है। फ्रांस में सर्क, सही है। दोस्तों, हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग को जो निर्मित अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गर्त, उसको सर्क या हिमगह्वर कहा जाता है, जिसे नॉर्वे में बोटन, जर्मनी में कारेन या कार, स्कॉटलैंड में इसको क्या कहा जाता है? कोरी। याद रखिएगा दोस्तों, सर्क भू आकृति की जो विश्व के देशों में कहा जाता है, स्कॉटलैंड में इसको ओल नहीं बल्कि कोरी कहा जाता है और फ्रांस में इसको सर्क कहते हैं, स्कैंडिनेविया में कैशेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी में हिमगह्वर यानी सर्क को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं, कार या फिर कारेन जो है जर्मनी में हिमगह्वर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन है ड्रमलिन, हिमसोपान, नूनाटक या सर्क। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ड्रमलिन। दोस्तों, ड्रमलिन हिमनद के निक्षेप कार्य से निर्मित होता है, न कि अपरदनात्मक कार्य से। तो याद रखिएगा, ड्रमलिन का निर्माण हिमनद के निक्षेपण से होता है, अपरदन से नहीं। हिमनद की घाटी में हिम प्रवाह की दिशा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उल्टी नौका जैसी आकृति के अनेक टीले पाए जाते हैं जिनको ड्रमलिन कहा जाता है। दोस्तों, हिमानी की अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में हिमगह्वर यानी सर्क, श्रृंग, काल, कंघीनुमा कटक, हिमनद द्रोणी और द्रोणी झील, फियॉर्ड, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, ये हिमानी की अपरदनात्मक क्रिया के फलस्वरूप बने हुए स्थलाकृतियां हैं।
अगला प्रश्न है, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान के निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है देखिए ड्रमलिन। देखिए दोस्तों, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के आकार के निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को ड्रमलिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है? देखिए, लटकती घाटी, गिर श्रृंग, टार्न या फिर ड्रमलिन। तो ड्रमलिन, आप जानते हैं ड्रमलिन का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं बल्कि हिमनद के निक्षेपण से होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ड्रमलिन का निर्माण हिमानी के निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होता है, हिमानी अपर्दन से नहीं। अगला प्रश्न है, कोल शब्द संबंधित है किससे? आपको बताना है, ग्लेशियर से, नदी से, भूमिगत जल से या समुद्र की लहरों से। तो सही उत्तर है कोल शब्द आपका ग्लेशियर से संबंधित है। भूविज्ञान में दो पर्वतों के बीच कटक का सबसे निचला स्थान काल या कोल कहलाता है। ये हिमानियों या ग्लेशियरों द्वारा लाखों वर्षों में काटकर बनाई गई एक स्थलाकृति होती है। जब एक पहाड़ी के दोनों ओर सर्क विकसित होकर मिल जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है। इस तरह के मार्ग को काल या दर्रा कहा जाता है। आल्पस पर्वत में हिमानी द्वारा निर्मित अनेक कोल मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पाटन या प्लकिंग की क्रिया में क्या होता है? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, प्लकिंग की प्रक्रिया या उत्पाटन में शैलें कमजोर पड़ती हैं, बड़े बड़े शिलाखंड टूटते हैं और गतिशील हिम के प्रहार से शैलें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती हैं और वहाँ गर्त बन जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, उत्पाटन या प्लकिंग की प्रक्रिया में हिमनद चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर उन्हें अपने साथ कर लेता है। जल के शैल की संधियों में प्रविष्ट होने तथा जमने पर शैलों के टूटने की क्रिया शुरू होती है और इस तरह कमजोर शैल के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अलग होते हैं। घाटी हिमनद द्वारा इस तरह की उत्पाटन क्रिया अधिक होती है। उत्पाटन के रूप में अपर्दन द्वारा हिमनद अपने शीर्ष की ओर अपर्दन करता है और पहाड़ी भागों में उपर्युक्त क्रिया द्वारा आराम कुर्सी के समान सर्क या कोरी का निर्माण होता है। हिमनद के अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्यों को सम्मिलित रूप से हिमानीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा, हिमानीकरण। तो हिमनद के अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्यों को सम्मिलित रूप से हिमानीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियां हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती हैं? इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके। इसमें हैं आपके डेल्टा, ड्रमलिन, यारडंग, लटकती घाटी और बालू तट। तो इसमें देखिए ड्रमलिन और लटकती घाटी। देखिए ऑप्शन सी आपका सही है। दोस्तों, हिमानी या हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी है। हिमानी धरातलीय उच्चावच में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक उत्पाटन और अपघर्षण, जिससे यू आकार की घाटी, लटकती घाटी और हिमगह्वर यानी सर्क, एरीट, ग्रीसंग या हार्न, नूनाटक, भेड़शिला, हिमोड़, ड्रमलिन और छेप मैदान आदि निर्मित होते हैं। तो ड्रमलिन और लटकती घाटी दोस्तों ये हिमनदी स्थलाकृति पर पाई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन से नहीं हुआ है? इसमें देखिए सर्क, नूनाटक, हार्न और ड्रमलिन। तो सही उत्तर है ड्रमलिन। ड्रमलिन का निर्माण दोस्तों भू आकृति हिमानी के अपर्दन से नहीं बल्कि निक्षेपण से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? हिमानी धौत मैदान, मोरेन, ड्रमलिन और फियार्ड। तो इनमें से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? सही उत्तर है दोस्तों हिमानी धौत मैदान। हिमानी धौत मैदान ये हिमानी के जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है। हिम के पिघलने से जो जलधारा प्राप्त होती है वो अपने साथ हिमनद के मलबे का दूर तक परिवहन करती है और उसे यथास्थान जमा भी करती है और इस तरह से हिमनद तथा जल के सम्मिलित स्वरूप से निक्षेपण क्रिया को हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा बने स्थल रूपों में एस्कर, केम वेदिका, हिमनद अवक्षेप, कैटेल और कैटेल गर्तिका महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ड्रमलिन का निर्माण हिमनद के निक्षेप द्वारा होता है जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। इस तरह उच्च अक्षांशों में जलमग्न जो हिमानीकृत घाटियां होती हैं उनको फियार्ड कहा जाता है और एक प्रकार का ये तट या किनारा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक हिमजलीय स्थल रूप है? ऑप्शन देखिए पिंगो,
पेडिमेंट, एस्कर या धंसती निवेशिका? तो सही उत्तर है एस्कर। दोस्तों, एस्कर एक हिमजलीय स्थल रूप का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है कौन सी? एस्कर, सर्क, टार्न या हिम सोपान? तो सही उत्तर है दोस्तों एस्कर। देखिए, एस्कर हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भू रूप नहीं है? भीड़, पीठ शैल, गोलाश्मी मृत्तिका, हिमवीदर या फिर गिरिशृंग? तो याद रखिएगा, हिमवीदर दोस्तों ये हिमानीकृत भू रूप नहीं है। भीड़, पीठ शैल, गोलाश्मी मृत्तिका, गिरिशृंग ये हिमानीकृत रूप हैं। हिमवीदर ये हिमानी के ऊपरी हिस्से में आने वाली दरारें या खरोंच होती हैं। पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप में यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क या हिमगह्वर, टार्न, अरेत या तीक्ष्ण कटक, हार्न या गिरिशृंग, नुनाटक, श्रृंगपुच्छ, भेड़ पीठ शैल, रास मुनोटे, हिमसोपान और फियोर्ड ये पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद के स्थलात्मक रूपों में आते हैं। हिमनद के परिवहन और निक्षेपण कार्य से हिमड्रिफ्ट, हिमोढ़ यानी मोरेन, टिल, हिमानी जमाव, ड्रमलिन आदि का निर्माण। तो हिमनद के निक्षेपणात्मक कार्यों से जो है हिमड्रिफ्ट, हिमोढ़, टिल, हिमानी जमाव, ड्रमलिन का निर्माण होता है। और हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा अस्कर, केम, केटिल और हम्मक हिमनद अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थल रूपों में से कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं है? जिवजेन, इंसेलबर्ग, अरेत या यार्डंग? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अरेत। दोस्तों, अरेत कैसे बनता है? तो आप जानते हैं अरेत का निर्माण जो है ये अरेत, जिसको अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं, ये हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप से बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के निक्षेपणात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं है? इसमें मेषशिला, हिमोढ़, ड्रमलिन और केम? तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा मेषशिला। मेषशिला या भेड़ पीठ शैल ये कैसे बनता है? ये दोस्तों भेड़ पीठ शैल ये हिमानीकृत भूमि रूप हैं और मेषशिला का जो निर्माण है, भेड़ पीठ शैल का निर्माण, ये हिमनद या घाटी हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप में है, निक्षेपणात्मक में नहीं। जबकि हिमोढ़, ड्रमलिन और केम ये निक्षेपणात्मक स्थल रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद अपर्दन से निर्मित होती है? इसमें देखिए, अंधी घाटी आपसे पूछा गया है, इसमें कौन सा सही है? अंधी घाटी, इसके अलावा बोलसन और कंदरा या लटकती घाटी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है स्थलाकृति हिमनद अपर्दन से निर्मित होती है। तो सही उत्तर है लटकती घाटी, ऑप्शन डी। लटकती घाटी दोस्तों इस हिमनद का निर्माण हिमानी अपर्दन से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण हिमानी निक्षेप से नहीं हुआ है? देखिए, ड्रमलिन, एस्कर, केम और मेषशिला? तो सही उत्तर है मेषशिलाएं। मेषशिलाएं का निर्माण हिमानी स्थलाकृति के अपरदनात्मक स्वरूप से नहीं बल्कि निक्षेपणात्मक स्वरूप से होता है। तो हिमानी निक्षेप से नहीं होता है, हिमानी निक्षेप से नहीं यानी आप देखिए किसका निर्माण हिमानी निक्षेप से नहीं, तो हिमानी के अपरदनात्मक स्थल रूपों से दोस्तों मेषशिलाओं का निर्माण होता है, हिमानी के निक्षेप से नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अपरदनात्मक भूरूप नहीं है? इसमें देखिए, नुनाटक, तीक्ष्ण कटक, भेड़ पीठ शैल और केम? तो केम दोस्तों अपरदनात्मक रूप नहीं बल्कि निक्षेपणात्मक रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है? अंतस्थ, मोरेन, ड्रमलिन, केम और सर्क? तो सही उत्तर है आपका सर्क। दोस्तों, सर्क हिमानी की अपरदनात्मक स्थलाकृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है? एस्कर, हिमनद यानी मृतकटक, इसके अलावा ड्रमलिन, केम और हार्न? तो इसमें से कौन सा हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है? तो उत्तर है हार्न। हार्न दोस्तों हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है।
हार्न या गिरश्रिंग दोस्तों हिमनद के अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप में आता है। इसके अलावा यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क या हिमगह्वर, टार्न, अरेत या तीक्ष्णकटक, हार्न और गिरश्रिंग, नुनाटक, भेड़पीठ शैल, रासमुटोने और हिमसोपान, फियार्ड ये हिमनद के अपर्दनात्मक स्वरूपों में आते हैं। अगला प्रश्न है भेड़ पीठ शैल या रासमुटान निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो आप जानते हैं अभी अभी हमने चर्चा की कि भेड़ पीठ शैल या रासमुटान ये हिम नदी प्रक्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हिम सुमार्जित यानी रोस मोटानी में निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो आप जानते हैं दोस्तों हिमनदी स्थलाकृति में हिम सुमार्जित यानी रोस मोटानी पाई जाती है। अगला प्रश्न है टार्न झील किससे संबंधित है? तो उत्तर है टार्न झील दोस्तों ये आपके सर्क से संबंधित है। टार्न झील का संबंध सर्क या हिमगह्वर से है। टार्न एक पर्वतीय झील होती है जिसका निर्माण हिमनदों द्वारा रिक्त किए गए सर्क या हिमगह्वर में वर्षा या नदी का जल भरने से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थल रूपों में कौन हिमानी स्थल रूप नहीं है? इसमें देखिए पल्सा, ड्रमलिन, अरेत और एस्कर दिया है और ये यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। तो पल्सा दोस्तों एक विशिष्ट प्रकार का टीला या गिरिका होता है। ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी रचना पीठ से होती है और इस आकृति के अंदर हिम की परतें होती हैं और ये मुख्यतः आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों के परिहिमानी पर्यावरण में विकसित होता है। जबकि विकल्प में जो ड्रमलिन, अरेत और एस्कर दिए गए हैं ये हिमानीकृत स्थल रूप हैं। अगला प्रश्न है शैल सरिता शब्दावली किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों शैल सरिता परिहिमानी से संबंधित है और शैल सरिता या प्रस्तर सरिता शब्दावली परिहिमानी प्रक्रम से संबंधित है। इसका निर्माण मृदा सर्पण अपर्दन की क्रिया के द्वारा होता है और परिहिमानी क्षेत्रों में मृदा सर्पण परिवहन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है केम की संरचना होती है कैसे? पंख से, गोलाश्म से, बजरी से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है केम की रचना बजरी से होती है। केम एक हिमानी स्थलाकृति है जो अनियमित आकार की पहाड़ी या टीले के रूप में होती है। इसकी संरचना में हिमनदी अवक्षेप, बालू और बजरे शामिल होते हैं जो कि हिमनद के निवर्तन के साथ संगठित होकर भू सतह पर जमा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है डेल्टा केम परिणाम है किसका? हिमनद निक्षेपण का, वायु निक्षेपण का, नदीय निक्षेपण का या फिर हिमनद अपर्दन का? तो उत्तर है दोस्तों डेल्टा केम जो है ये हिमनद निक्षेपण का परिणाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है परिहिमानी भूदृश्य भूमि उत्पन्न होता है कैसे? तो ऑप्शन देखिए संपीडनात्मक बल से, अनाच्छादन से, पटल विरूपणी बल से और तनाव बल से। तो देखिए सही उत्तर है अनाच्छादन से। परिहिमानी दृश्य भूमि अनाच्छादन से उत्पन्न होता है। परिहिमानी क्षेत्रों में अपक्षय का महत्व सबसे अधिक होता है और इस तरह तुषार अपक्षय के अलावा मृदा सर्पण या कांजेली फ्लक्सन, तुषार उत्क्षेपण, निवेशन, सरिता और पवन आदि प्रक्रम अपना उल्लेखनीय महत्व रखते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना किसके निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन है आपके भ्रंश, सर्क या हिमगह्वर, पेडिमेंट और सौर परिवार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमगह्वर। दोस्तों याद रखिएगा W.B. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना ये हिमगह्वर यानी सर्क के निर्माण से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसके अगले भाग में हम मरुस्थल और पवन तथा अन्य क्रियाओं द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। इसमें हमने भूमिगत जल और हिमानी से निर्मित स्थलाकृतियों के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ा। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।